हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में वील बी डिस्कसिंग द टॉपिक नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट बिजनेस स्टडीज क्लास 12th का ये फर्स्ट चैप्टर है। तो बोर्ड स्टार्ट होने वाले थे तो मैंने सोचा भाई क्यों ना ये चैप्टर भी ले लिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की ये वीडियो। ओके, अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मुझे एक चीज़ याद आई कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। ओके, मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। बताइए कैसे? क्योंकि देखिए, मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है कि जो हमारी डेली लाइफ का एक पार्ट है। चाहे जरूरी नहीं है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, बट इट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। हाउ? बिकॉज देखिए, अगर हम लोग आगे प्रोसीड करने से पहले हम लोग ऐसे ही बात करेंगे। देखिए क्यों मैनेजमेंट, क्यों एक बहुत ही सिंपल चीज है, हमारी लाइफ का पार्ट है। अगर आप देखें कि हम लोग खुद को भी मैनेज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, कैसे मैनेज करते हैं? मान लीजिए कि आपको एग्जाम्स देने हैं, आपको प्रिपरेशन करनी है, तो हाउ यू आर मैनेजिंग योर ओन टाइम। आप अपने टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हैं? आप कैसी अपनी चीजों को मैनेज कर रहे हैं? कैसे आप अपना टाइम निकाल रहे हैं? कैसे अपने टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं? सो यू आर मैनेजिंग योर सेल्फ। ये अपने खुद से ही स्टार्ट आप कर रहे हैं कि दैट यू आर मैनेजिंग योर सेल्फ। अब घर में भी आप देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मी है, घर को कैसे मैनेज करके चलती है। हर एक चीज उनको एक दिन में कितने सारे टास्क करने होते हैं, कितना कुछ उनको करना होता है। वो हर एक चीज को मैनेज करती है, आपको खाना भी देती है, अपने बच्चों को रेडी करती हैं, उनकी हेल्प करती है, उनकी स्टडीज में बहुत सारे काम होते हैं। और अगर वो वर्किंग है तो वो बाहर के भी काम करते हैं, ऑफिस के काम को भी मैनेज करके अपने घर के भी काम को मैनेज करती है। सो इट्स अ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ व्हाट, मेनी थिंग्स, मैनेजमेंट ऑफ टाइम, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल। इवन जैसे आपके घर में 4-5 लोग हैं तो वो उनको मैनेज करके चल रही है, सो इट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स डन इन ऑर्डर टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल और सेट ऑफ गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट क्या हुआ? मैनेजमेंट का मतलब है कि आप कुछ चीजों को कर रहे हैं या करवा रहे हैं इन ऑर्डर टू अचीव अ गोल। मतलब जो भी आपका गोल है, आपके सेट ऑफ गोल्स हैं, उसको अच्छे से आप अचीव कर सके, आप इस तरीके से वो काम करवाते हैं या करते हैं। इट इन्वॉल्व्स वेरियस फंक्शंस जैसे कि प्लानिंग, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर मैनेजिंग योरसेल्फ। मैं तो खुद से ही स्टार्ट करती हूँ। देखिए, मैनेजिंग योरसेल्फ, भाई मैं अपने आप को कैसे मैनेज करती हूँ, प्लानिंग करती हूँ। भाई मुझे आज के दिन में क्या क्या काम करने हैं, आई जॉट डाउन, आई मतलब कि मैंने सब कुछ लिख लिया। मैं उस टाइम को कैसे मैनेज करूंगी, मेरे पास जो रिसोर्सेज है मैं उसे कैसे मैनेज करूंगी, मुझे एक दिन में क्या गोल अचीव करना है, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आई वांट टू अचीव। तो वो चीज सारी मैं प्लानिंग करती हूँ। फिर मेरे पास जो चीजें हैं मैं उसे ऑर्गेनाइज करती हूँ, जो मुझे काम करने हैं उसे किससे करवाना है या खुद कैसे करना है, वो सारी चीजें, सो इट्स लाइक काइंड ऑफ मैनेजमेंट यू आर डूइंग। तो और ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें, भाई स्टाफिंग आ जाता है, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। स्टाफिंग तो हमारे घर में भी होता है क्योंकि घर के भी इतने काम होते हैं। तो या ऑफिस में आपके जैसे आपका बिजनेस है, आपका खुद का बिजनेस है, तो आप अपने बिजनेस में काम करने के लिए लोगों को रखेंगे। भाई एक बिजनेस एक अकेला इंसान हैंडल नहीं कर सकता है, उसे लोग चाहिए उस काम को करने के लिए, सो यू आर रिक्रूटिंग स्टाफ, आई मीन आप एक डिलीवरी बॉय रख रहे हैं, आप एक मैनेजर रख रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, आप एक ऐसा पर्सन रख रहे हैं जो मार्केटिंग, आपके बिजनेस को प्रमोट करे, तो एक मार्केटिंग का भी बंदा रख रहे हैं। फिर यू आर डायरेक्टिंग, आप उन्हें डायरेक्ट कर रहे हो कि भाई कैसे काम करोगे, कंट्रोलिंग। ये सारे टर्म्स हम लोग आगे पढ़ने वाले। इट्स जस्ट अ ब्रीफ कि मैं आपको बता रही हूँ कि मैनेजमेंट क्या होता है, उसे मैं आपको जस्ट एक ब्रीफ में समझा रही हूँ। फिर आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं, भाई यहाँ पर आ रहा है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। देखने में तो ऐसा लगता है कि दोनों वर्ड सेम है, बट सेम है नहीं। बट दोनों इंटर रिलेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। यूजुअली क्या होता है, हम लोग इफेक्टिवली और एफिशिएंटली को सेम मान लेते हैं, बट दे आर नॉट सेम बट इंटर रिलेटेड। हाउ? लेट्स सी। इफेक्टिव का मतलब क्या हुआ? कंप्लीशन ऑफ टास्क विद इन स्पेसिफिक टाइम इन ऑर्डर टू यील्ड डिजायर्ड रिजल्ट्स। मतलब कि जो भी आपको काम दिया गया है आप उसे स्पेसिफिक टाइम में कर रहे हैं। जो भी आपका गोल है वो आप अचीव करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर टाइम में आप उस काम को कंप्लीट करके। इट इज बेसिकली कंसर्न विद द एंड रिजल्ट, मतलब कि जो भी आपका एंड रिजल्ट है उससे रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल आप बात करते हैं एजुकेशन की।
ठीक है, आपको एक लेक्चर लेना है और आपके पास टाइम है कि भाई 2 घंटे में आपको लेक्चर लेना है, एंड यू आर जस्ट कंसर्न विथ भाई इस लेक्चर में मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है, वो मैंने कर लिया, है ना। तो वो उस काम को क्या हुआ, आपने उस लेक्चर को ले लिया, आपने उस चैप्टर को फिनिश कर लिया, दैट मीन्स यू आर कंप्लीटिंग योर टास्क। आप किसी बैंक में जाते हैं, बैंक मैनेजर का कोई काम है, एक पर्टिकुलर डे में उसे इतना इतना काम करना है, सो दैट मीन्स ही इज कंप्लीटिंग दैट टास्क विद इन स्पेसिफिक टाइम, जो उसे पूरे दिन में काम करना है वो उस काम को कर रहा है। तो इन ऑर्डर टू यील्ड डिजायर्ड रिजल्ट्स, जो भी उसे रिजल्ट्स चाहिए। Now, what does efficient means? Efficient means doing the task correctly with minimum cost, which simply means maximum output with minimum resources। मतलब कि आप अपने टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं कम से कम पैसा लगा के और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट जनरेट करके। ठीक है, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमें एक प्रोडक्ट बनाना है, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए एक ऐसा पर्सन है जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी, आपके रिसोर्सेज, है ना, और भी जो भी रॉ मटेरियल्स है, उन सारी चीजों का ध्यान ना रखते हुए एक प्रोडक्ट तो जनरेट कर रहा है, बट वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन वो इस चीज का नहीं ध्यान दे रहा है कि उसके जो इनपुट कॉस्ट है, जैसे कि हमारा मटेरियल कॉस्ट क्या आ रहा है, हमारा जो लोगों की सैलरी जो बीच में लग रही है, जो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको जो हम पैसा दे रहे हैं वो कितना जा रहा है हमारा, तो ये सारी चीजों को वो ट्रैक नहीं कर रहा है। वो प्रोडक्ट तो बना रहा है लेकिन वो इस बात का ध्यान नहीं रख रहा है कि उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है। बट वही एक दूसरा बंदा है जो सारी चीजों को मैनेज करके चल रहा है, जैसे कि पैसे को, मटेरियल को, इक्विपमेंट को, पीपल को, मतलब कि ताकि उसकी कम से कम कॉस्ट आए, कम से कम कॉस्ट आए और अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट वो बना पाए। तो तभी हम उसे कहेंगे कि वो अपना काम एफिशिएंटली कर रहा है ना। तो इसीलिए एफिशिएंट मींस क्या होता है, डूइंग द टास्क करेक्टली बट विद मिनिमम कॉस्ट, विच सिंपली मींस मैक्सिमम आउटपुट विद मैक्सिमम मिनिमम रिसोर्सेज। आप कम से कम रिसोर्सेज को यूज करके एक प्रोडक्ट को जनरेट कर रहे हैं, तो उसे हम एफिशिएंट करते हैं, कहते हैं। अब वही एक ऐसा बंदा है जो ये नहीं देख रहा है कि भाई आपके रिसोर्सेज कितने यूज हो रहे हैं, रिसोर्सेज वेस्ट भी हो रहे हैं, गिर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या है, उसे किसी चीज का, ही इज मेनली कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट, है ना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, बट लेकिन वो ये बात का ध्यान नहीं कर रख रहा है कि उसे कॉस्ट कितनी लग रही है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि एफिशिएंटली हम कोई भी काम करते हैं उसमें एक एफिशिएंसी होनी चाहिए और हम लोग इफेक्टिव वे में वो काम कर पाए। अब बात करते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड मतलब कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो विदाउट एनी गोल नहीं एग्जिस्ट करता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका कोई ना कोई पर्टिकुलर गोल जरूर होता है। उसी गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट करते हैं हम लोग। बहुत सारी चीजों को मैनेज करके हम लोग उन चीजों को, अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। सो मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, मतलब कि मैनेजमेंट unites the efforts of different individuals in the organization towards achieving the organization's goals। तो मतलब कि मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव करती है, कि जितने भी इंडिविजुअल हैं उनके एफर्ट्स को ऑर्गेनाइज करती है, कोऑर्डिनेट करती है, ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को गोल्स को अचीव कर पाए। इट इज ऑल परवेजिव, मतलब कि चाहे कुछ भी हो, चाहे आपका एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे आप किसी हॉस्पिटल में हो, चाहे आप कह लीजिए बैंक हो, चाहे कोई भी सोशियो या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो, है ना, इकोनॉमिक जैसे कि फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये सारी चीजें, चाहे वो घर ही क्यों ना हो, हर जगह मैनेजमेंट है। ऑल परवेजिव का मतलब क्या हुआ, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, इट एग्जिस्ट एवरीवेयर। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां मैनेजमेंट नहीं एग्जिस्ट करता है, बिकॉज विदाउट मैनेजमेंट नथिंग इज पॉसिबल। हर एक चीज में हमें मैनेजमेंट चाहिए, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर है, चाहे वो कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी आप कह लीजिए, चाहे कोई सोशल कह लीजिए, जैसे बहुत सारे एनजीओज होते हैं, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत है। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या हुआ कि मैनेजमेंट जैसे मल्टी डायमेंशनल मतलब कि इट हैज वेरियस डायमेंशन, जैसे कि देर इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ वर्क मतलब क्या हुआ कि आपको क्या क्या काम करना है, कैसे कैसे वो काम करना है, जैसे कि आपको बजटिंग हो गई, आपके ऑर्गेनाइजेशन में बजटिंग हो गई, आपकी प्लानिंग हो गई,
है ना, आपके जो भी डिपार्टमेंट के फंक्शंस हो गए, ये सारी चीजों को आप मैनेज करके चलते हो। एनालिसिस हो गया आपके डिपार्टमेंट का, ये सारी चीजें आपकी मैनेजमेंट ऑफ वर्क में आ जाती है। आप किन किन चीजों को मैनेज करके, ऑर्गेनाइजेशन के कितने टास्क होते हैं, जैसे कि आप प्लानिंग कर रहे हो, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट एक अलग हो गया, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट एक अलग हो गया, बजटिंग का डिपार्टमेंट अलग हो गया, follow up का एक डिपार्टमेंट अलग हो गया। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड यू आर मैनेजिंग ऑल काइंड्स ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब क्या हुआ, देखिए हर इंसान अलग होता है। अब ऑर्गेनाइजेशन में कितने सारे इंडिविजुअल्स हैं, कितने सारे लोग हैं, अब उन लोगों के हर एक इंसान का काम करने का तरीका अलग है, हर एक इंसान की नीड्स एंड एस्पिरेशंस अलग है ना। तो हर एक इंसान डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आया है। तो कोई ऐसा एक होता है जैसे कि मैनेजर हो गया, और मैनेजर के ऊपर और भी लोग होते हैं जो उन लोगों को मैनेज करते हैं, ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट हो पाए। आप अपना टास्क कर रहे हैं, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को कैसे अचीव करेंगे अगर आप लोगों को ही मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, अगर लोगों की इंडिविजुअल सारी चीजों को ध्यान में रख के आप उन्हें कोऑर्डिनेट एक नहीं कर पा रहे हैं, लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, तो वो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव ही नहीं कर सकते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर मैनेजिंग पीपल। नाउ मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, मतलब कि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के टास्क होते हैं, जैसे कि आप जैसे कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि आपने रॉ मटेरियल्स लिया, अब रॉ मटेरियल्स को फिनिश प्रोडक्ट में लाने के लिए कितने स्टेप्स इन्वॉल्व है। सो यू आर मैनेजिंग योर ऑपरेशंस। तो उन सारी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं कि मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, दैट मीन्स इट इन्वॉल्व्स वेरियस स्टेप्स। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारी, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मतलब कि मैनेजमेंट कोई वन डे प्रोसेस नहीं है, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मतलब कि आपको रोज एक चीज कंटिन्यूअसली करनी ही करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन अपना टाइम को मैनेज किया एंड नेक्स्ट डे यू आर लाइक, तो you have to do so many things, so many things, and for that purpose you have to continuously do that thing. ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन खाली एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए काम करना है। इफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज एक्चुअली टू ग्रो, अगर उसे प्रॉफिट कमाना है, अगर उसे ग्रोथ करनी है, तो इट हैज टू इवॉल्व। तो वो मैनेजमेंट डेली बेसिस पे जरूरी है। So management is a continuous process, that the task of the manager is an ongoing process which involves a series of functions to be performed on a continuous basis. So very important. अब हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक की, दैट मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं है कि वो खाली इंडिविजुअल लेवल पे होता है। ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, एंड वो सारे इंडिविजुअल्स क्या होता है, एक टीम की तरह काम करते हैं। सो देयर हैज टू बी अ कोऑर्डिनेशन अमंग देम। तो वो कोऑर्डिनेशन उनके अंदर जो होता है, जो टीम वर्क होता है, जब वो सारी चीजें होती है तभी एक ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर सकता है। सो वो एक ग्रुप एक्टिविटी है, मतलब कि सारे लोग, जैसे कि मान लीजिए आपका एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ठीक है। फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी अलग अलग फंक्शंस इन्वॉल्व है, ठीक है। तो अब उस अलग अलग फंक्शंस जो इन्वॉल्व है उनसे परफॉर्म करने के लिए अलग अलग लोग हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि एक इंडिविजुअल कह ले भाई मेरा तो काम हो गया, मैं तो जा रहा हूँ, आई एम नॉट कंसर्न विद अनदर वर्क। तो ये सारे इंडिविजुअल्स के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं उनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, तभी वो फाइनेंस डिपार्टमेंट अच्छे से फंक्शन कर पाएगा। सो एक टीम वर्क होना, एक टीम स्पिरिट होना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की, कि इट्स अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन का मतलब क्या हुआ, देखिए कि आप देख रहे हैं कि हमारी लाइफ कितनी ज्यादा फास्ट हो चुकी है, उसी तरह से जो चेंजेस आ रहे हैं हमारे हर जगह आसपास हमारे एनवायरनमेंट में, बेट की हमारा कस्टमर का जो भी टेस्ट है, इनफैक्ट हमारे खुद के टेस्ट प्रेफरेंसेस, हम ही तो कस्टमर होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के। तो जो हमारे टेस्ट प्रेफरेंसेस है बहुत जल्दी चेंज होता है। आज हमने एक प्रोडक्ट देखा, कल आज हमें अच्छा लगा, लेकिन एट द सेम टाइम हमने दूसरा प्रोडक्ट देख लिया, अब हमें वो अच्छा लग रहा है। तो अगर उससे थोड़ा सा भी बेटर प्रोडक्ट हमें मिल जाता है तो हम बोलते हैं नहीं यार, अब ये प्रोडक्ट नहीं, ये ज्यादा अच्छा है, इसके ये वाला प्रोडक्ट यूज करते हैं। सो एनवायरमेंट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी जल्दी जल्दी चेंज हो रही है। तो उसी हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को वो चेंजेस को अडेप्ट करना होता है, ऑर्गेनाइजेशन को उस चेंजेस को अडेप्ट करना होता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन वो चेंजेस नहीं अडेप्ट करेगी तो वो उतना सक्सेसफुल
नहीं हो सकती है। जैसे कि अब नोकिया में आप ले लीजिए और सैमसंग का एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे कि जब एंड्रॉयड आया था, तो सबसे ज्यादा डिमांड उस समय, मतलब कि एंड्रॉयड आया था तो उस समय एंड्रॉयड की डिमांड बहुत ज्यादा थी, लेकिन नोकिया उस चेंज को अडाप्ट नहीं कर पाया। इसलिए नोकिया मार्केट से एकदम कंप्लीटली आउट हो गया, वो उस कंपटीशन को बीट नहीं कर पाया। उसकी जगह जो दूसरी ब्रांड सी हमारे मार्केट में वो आ गई थी, और वो दे आउट परफॉर्म्ड, और उनके मोबाइल्स की ज्यादा डिमांड हो गई थी। एक टाइम था जब नोकिया की बहुत ज्यादा डिमांड थी। तो मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन which has to adapt itself to the changing environment. It simply means in order to be successful, an organization has to adapt itself to the changes in its external environment. अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। भाई मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स कैसे है? बिकॉज वी कैन नॉट सी इट, हम लोग उसे देख नहीं सकते, हम लोग उसे टच नहीं कर सकते, बट वी कैन फील इट। हाउ वी कैन फील इट? कि जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को बहुत प्रॉफिट हो रहा है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, एम्प्लॉयज बहुत खुश है। यार अच्छा सोचिए, आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे 20,000 सैलरी एक ऑर्गेनाइजेशन में मिल रही है, एट द सेम टाइम मैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जा रही हूँ और वो मुझे कह रहे हैं यार वील बी ऑफरिंग यू जस्ट डबल सैलरी। ऑब्वियसली आई विल बी जॉइनिंग दैट, क्योंकि मुझे वो अच्छी सैलरी दे रहे हैं। दैट मीन्स दैट ऑर्गेनाइजेशन इज केपेबल ऑफ गिविंग यू अ बेटर अर्निंग अपॉर्चुनिटी, राइट? तो इसीलिए क्या होता है इसी से पता चलता है कि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे परफॉर्म कर रही है, कैसे फंक्शन कर रही है, उसके टारगेट्स कितने अचीव हो रहे हैं, एक साल में उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कस्टमर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से कितने खुश हैं। उससे पता चलता है कि उस कंपनी में मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट इज प्रॉपर। सो मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स, मतलब कि हम लोग उसे देख नहीं सकते, हम लोग उसे टच नहीं कर सकते, बट वी कैन फील इट। फील इट मतलब कि कैसे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, कैसे कस्टमर्स हैप्पी हैं, बहुत सारी चीजें होती है। सो नाउ आई होप कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्लियर हो गई होंगी, जैसे कि इट्स ऑल परवेजिव, मल्टी डायमेंशनल, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एंड इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी, डायनामिक फंक्शन, इंटेंजिबल फोर्स। याद कर लीजिएगा सारा कुछ। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट। भाई मैनेजमेंट क्यों, क्यों हम मैनेजमेंट जरूरी है, किस लिए मैनेजमेंट जरूरी है? तीन है, याद कर लीजिए। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एक तो हो गए हमारे, ठीक है, फिर सोशल ऑब्जेक्टिव्स हो गए, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स है। ये तीन आपको याद करने हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, सोशल मतलब कि जो सोसाइटी से रिलेटेड है, पर्सनल मतलब कि एक इंडिविजुअल से रिलेटेड है। अब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि सर्वाइवल, ग्रोथ, प्रॉफिट। सर्वाइवल क्या हुआ कि देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है तो किसी ना, मतलब इसलिए तो नहीं स्टार्ट होता ना कि आज हमने अपनी कंपनी स्टार्ट करी और एक साल बाद, 2 साल बाद वो बंद हो जाए। तो एवरी कंपनी, एवरी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स कि वो सरवाइव कर पाए, मतलब वो एटलीस्ट एग्जिस्ट करे मार्केट में। तो वो कैसे होता है कि जब आपने जितनी कॉस्ट लगाई है, वो आपकी कॉस्ट आप कवर कर पाए, जो उतनी रेवेन्यू जनरेट हो पाए ताकि वो कॉस्ट कवर हो पाए, राइट? सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज टू यूटिलाइज द ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू द मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज टू फुलफिल द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स कौन से? सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। अब सर्वाइवल की बात करें तो बाय अर्निंग इनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट, तभी तो आप सर्वाइव कर पाएंगे। मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में आप 500 रुपीज लगा रहे हैं, लेकिन आप उसे बेच रहे हैं 450 रुपए का, तो क्या आप सर्वाइव कर पाएंगे? आपकी कंपनी तो लॉस में चली गई। हाउ विल बी एबल टू सर्वाइव? सो एटलीस्ट आप उतनी रेवेन्यू तो जनरेट कर रहे हैं कि आपने जितनी कॉस्ट लगाई है वो कवर अप हो जाए। प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि एटलीस्ट आपने जो लगाया है, मान लीजिए 500 रुपए, अब आप उस चीज को 600 रुपए में बेच रहे हैं, 100 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो यू विल बी हैप्पी कि हाँ यार एटलीस्ट मैं थोड़ा प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ। तो एंड प्रॉफिट इज वेरी इसेंशियल, कि जैसे कि कोई भी रिस्क को कवर करने के लिए, किसी भी बिजनेस के सक्सेस होने के लिए प्रॉफिट बहुत ही इसेंशियल चीज है। कोई भी इंसान बिजनेस करता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही करता है। तो वो कैसे पॉसिबल है? जब आप अपनी कॉस्ट जो आपने लगाई है उससे ज्यादा आप कमा रहे हैं, उससे एक अच्छा मार्जिन आपको मिल रहा है, तभी आप उसको। और उससे क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए अभी जैसे एट प्रेजेंट क्या चल रहा है, वॉर हो रहा है, तो उस वॉर जो रशिया और ये रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर हो रहा है, उससे हमारी इकोनॉमी कितनी डाउन हो गई है?
हमारी हमारी कंट्री की और बहुत सारी इकोनॉमीज इफेक्ट हो गई है, तो उससे जाहिर सी बात है बिजनेस भी इफेक्ट हो रहे होंगे। तो अगर हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो ये एक तरीके से रिस्क है ना, एक रिस्क है हमारी इकोनॉमी के लिए। तो अब इससे हमारी बिजनेस को भी लॉस हो सकता है। तो इसीलिए अगर हम प्रॉफिट अच्छा कमाते हैं तो वो एक हमने रिजर्व रखा हुआ है प्रॉफिट, ताकि हम अपनी कंपनी के लॉसेस को कवर अप कर सके। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ कैसे होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, जब आप एक प्रोडक्ट से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाने लगते हैं, एक प्रोडक्ट लाइन से दूसरी प्रोडक्ट लाइन में आने लगते हैं आपके एम्प्लॉय ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपसे आपके प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा डिमांड है मार्केट में, ज्यादा से ज्यादा सेल्स हो रही है। तो उससे क्या होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो रही है। सो दीज आर द ऑर्गेनाइजेशनल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। अब हम बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स की। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या हो गए? वेरी सिंपल, देखिए सोशल नाम से ही आप सोच लीजिए, सोशल मतलब सोसाइटी, रिलेटेड टू द सोसाइटी। आपकी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए क्या कर रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मतलब कि टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज करता है, रिलायंस करता है, सोसाइटी के लिए कितना कुछ करता है। ऐसी ऐसे प्रोडक्ट्स हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं बनाने चाहिए जिससे कि बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट को नुकसान हो। ठीक है, वो हमें प्रोडक्ट्स नहीं बनाने चाहिए। तो प्रोड्यूसिंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली गुड्स, आजकल आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज जूट बैग्स बनाती हैं ताकि जो हमारे एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, है ना। पेपर बैग्स लोग यूज करते हैं, अपने प्लास्टिक्स को अवॉइड करते हैं। तो ये क्या हो रहा है, आप अपनी सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं। और क्या चीज आ जाती है, जैसे कि आपकी कंपनी में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, आप उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, आप उनको रहने के लिए दे रहे हैं। तो यू आर कंसर्न्ड अबाउट योर स्टाफ, आप अपने स्टाफ के बारे में सोच रहे हैं। अब जैसे कि आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को, दैट मीन्स यू आर थिंकिंग अबाउट द सोसाइटी। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब हम बात करते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी, मेरे खुद के गोल्स हैं। मैं चाहती हूँ आज मैं जितनी सैलरी ले रही हूँ, मुझे उससे ज्यादा 1 साल बाद या 2 साल बाद ज्यादा सैलरी मिले, डबल सैलरी मिले। और मैं चाहती हूँ कि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में और ज्यादा हायर लेवल पे आऊँ। ये मेरे खुद के गोल्स हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन उन गोल्स का ध्यान रख रही है, मुझे वो अपॉर्चुनिटीज दे रही है इन टर्म्स ऑफ सैलरी इंक्रीमेंट, मुझे प्रमोशन मिल रहा है, रिकग्निशन, मतलब जो भी मैंने काम किए, मैंने टारगेट्स अचीव किए, अब उसके लिए मुझे अवार्ड्स भी अचीव हो रहे हैं। सो दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न्ड अबाउट माई पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कोई मतलब नहीं है, यार आज मैं सैलरी दे रहा हूँ, तुम्हें काम करना है करो, इससे ज्यादा सैलरी मैं नहीं दे सकता, तुम्हारे मेरे कॉम्पिटिटर क्या सैलरी दे रहे हैं, आई एम नॉट कंसर्न, आई एम नॉट बॉदर्ड कि आपको क्या चाहिए, आपकी पर्सनल मतलब कि आपकी पर्सनल डिजायर्स क्या है, मतलब कि आप क्या सोचते हैं, आप किस लेवल पे जाना चाहते हैं। तो बट देर इज अनदर ऑर्गेनाइजेशन विच इज एक्चुअली कंसर्न्ड, वो मुझे एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि मुझे सैलरी भी दे रही है, अच्छी दे रही है, इंक्रीमेंट भी कर रही है, मेरे काम को रिकॉग्नाइज कर रही है। तो ऑब्वियसली दैट ऑर्गेनाइजेशन इज बेटर, राइट। सो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। सो कितने ऑब्जेक्टिव्स हुए मैनेजमेंट के? 3। ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल एंड सोसाइटी, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की। इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट, यहां से तो आपको समझ आ गया होगा कि मैनेजमेंट क्यों बहुत जरूरी है। अब इम्पोर्टेंस आपको क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जाएगा, तो अगर एग्जाम्स में पूछा जाएगा तो हमें लिखने के लिए कुछ तो होना ही चाहिए। तो इसीलिए हम लोग उसे पढ़ेंगे, अदरवाइज वी नो कि हाँ इट इज इम्पोर्टेंट, बट स्टिल हाउ इट इज इम्पोर्टेंट, लेट्स गो थ्रू इट। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल्स गोल्स हैं, ठीक है, लेकिन उन इंडिविजुअल गोल्स को कोऑर्डिनेट करके आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर रहे हैं। सो दैट मीन्स आपके इंडिविजुअल गोल्स तो फुलफिल हो रहे हैं। कैसे फुलफिल हो रहे हैं, सोचिए आप जरा। मान लीजिए मेरा एक, हर एक पर्सन का इंडिविजुअल ग्रोथ है, मुझे सैलरी अच्छी चाहिए, दूसरे इंसान को प्रमोशन चाहिए, एक इंसान को रिकग्निशन चाहिए, ठीक है। अब सबके अपने अपने अलग अलग गोल्स हैं भाई। अब कैसे अचीव होंगे? जब आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा परफॉर्म करेगी, उसको प्रॉफिट अच्छा होगा, उसे ग्रोथ, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, तभी ये सारी चीजें आपकी पूरी होगी ना। एक ऑर्गेनाइजेशन है भाई लॉस में जा रहा है,
तो आपको सैलरी कहाँ से अच्छी मिलेगी, आपको प्रमोशन कहाँ से अच्छा होगा, आपको रिकॉग्निशन कैसे मिलेगी। तो ये सारी चीजें सम अप करके एक ग्रुप गोल्स में अचीव करने में हेल्प करता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी, हाउ? क्योंकि अगर आप अच्छे से अपनी चीजों को मैनेज कर रहे हैं, यू नो हाउ टू मैनेज थिंग्स थ्रू प्रॉपर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सारे टर्म्स हम लोग वन बाय वन भी डिस्कस करेंगे। तो आप ऑब्वियसली मिनिमम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं टू जनरेट मैक्सिमम आउटपुट। आप मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दैट मीन्स योर एफिशिएंसी इंक्रीज्ड। एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है। अब जैसे कोई ना कोई ऐसा है, जैसे एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट में 4-5 लोग हैं, अब उसको कोई ना कोई मैनेज कर रहा है ना। ये 4-5 लोगों का एक मैनेजर है। अब वो मैनेजर क्या करता है, वो देखता है कि भाई ये 4-5 लोग अच्छे से टास्क परफॉर्म करें, कहीं कोई एरर हो या कुछ वेस्टेज हो तो वो उन्हें गाइड करता है, डायरेक्ट करता है, ताकि भाई तुम लोग अपने रिसोर्सेज को वेस्ट ना करो, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को वेस्ट ना करो, है ना। तो इन सारी चीजों से क्या होता है, हर एक एम्प्लॉय की एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, कॉस्ट रिड्यूस होता है। अब हम बात करते हैं इट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, हाउ? वी हैव ऑलरेडी गो थ्रू, हम लोगों ने ऑलरेडी ये सारी चीजें पढ़ ली है। कैसे? कि देखिए एक जो ऑर्गेनाइजेशन होता है कि अपने आसपास के एनवायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको ट्रैक करता है, उन सारे चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करता है, ताकि जो कंपटीशन में वो भी आगे निकल सके। अगर वो उन चेंजेस को अडेप्ट नहीं कर सकता तो वो उस कंपटीशन को बीट नहीं कर पाएगा। तो जैसे जैसे आप चेंजेस को अडेप्ट करते हैं, दैट मीन्स कि इट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। आप डायनेमिक हैं, मतलब आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, आप अपने आप को उन चेंजेस में अडेप्ट कर सकते हैं। सो मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये रिपीट हो रहा है पॉइंट, फिर भी मैं बता दूं कि देखिए पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या हुआ कि भाई मेरे अपने पर्सनल गोल्स हैं। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से मैनेजमेंट हो रहा है तो हम अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव कर सकते हैं। जैसे कि हमारा सैलरी इंक्रीमेंट हो गया, हमारा ग्रोथ हो गया, हमारा रिकॉग्निशन हो गया। अगर हम चाहते हैं कि भाई मेरा, मैं इस कंपनी के एम्प्लॉय हूँ, मैं चाहता हूँ भाई मेरे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, फ्री एजुकेशन मिले, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता एक अलग से एजुकेशन देने के लिए, तो वो सारी चीजें हमारी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हो रहे हैं। And management helps in the development of the society. This also we have already discussed, कैसे कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं, आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। तो ये सारी चीजों से क्या होता है, हमारी सोसाइटी भी डेवलप होती है। अब हम बात करते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारे 3 लेवल्स आते हैं, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। टॉप में क्या होता है, वेरी सिंपल, देखिए जैसे कि टॉप किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक हेड तो होता होगा, तो वो सारे टॉप मैनेजमेंट में आ जाते हैं। जैसे कि हमारे चेयरमैन हैं, सीईओ, सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, जो हमारी कंपनी की पॉलिसीज को बनाते हैं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग को देखते हैं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजीज को बनाते हैं, एंड दे वांट कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन उसी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग फंक्शन करे। ठीक है, तो दे आर बेसिकली कंसर्न विद दैट। मिडिल मैनेजमेंट की बात करें तो वो क्या होता है, जो एक टॉप पे है और एक लोअर लेवल पे है, उनके पीछे लिंक, उनके बीच में लिंक का काम करता है। मतलब कि उनको टॉप मैनेजमेंट की पॉलिसीज जो बनाई हुई हैं उनको फॉलो करना है, एंड उनको देखना है कि वो पॉलिसीज जो लोअर लेवल के मैनेजमेंट है वो उन सारी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करे। तो एक तरीके से ये डिविजनल हेड्स हो जाते हैं, एक डिवीजन के हेड हो गए, उस डिवीजन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, तो वो सारी चीजें हमारी मिडिल मैनेजमेंट में आती हैं। ऑपरेशनल या सुपरवाइजरी में मतलब क्या होता है, डायरेक्टली ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स। अब ऑपरेशनल में क्या होता है, जो बेसिकली टास्क को परफॉर्म करते हैं, बेसिकली टास्क को परफॉर्म करते हैं, उनके उनके जो मैनेजर होते हैं वो बेसिकली इससे कंसर्न होते हैं, उनकी एक्टिविटीज को देखना। तो ये ऑपरेशनल या सुपरवाइजरी में, जैसे कि बैंक में हम आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे कि बैंक में एक क्या होता है, असिस्टेंट मैनेजर है ऑपरेशन डिपार्टमेंट में, ठीक है। अब असिस्टेंट मैनेजर के नीचे एक क्लेरिकल स्टाफ है। अब वो क्लेरिकल स्टाफ ऑपरेशंस मतलब कि सारी डेटा एंट्री का काम वो कर रहा है। क्लरिकल स्टाफ क्या करता है, डेटा एंट्री का काम कर रहा है, लेकिन असिस्टेंट मैनेजर क्या करेगा, देखेगा कि जो उसने डेटा एंटर किया है वो सही किया है कि नहीं, उसमें कोई एरर्स तो नहीं इन्वॉल्व है, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, वो सारी चीजों को वो असिस्टेंट मैनेजर देखेगा। ठीक है,
तो अब लेट्स डिस्कस वन बाय वन कि हमारा क्या होता है टॉप मैनेजमेंट। एक तो ये सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हो गए। दे फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड स्ट्रैटेजीज फॉर अचीवमेंट। जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं, स्ट्रैटेजीज होते हैं, वो फॉर्मुलेट करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। दे आर बेसिकली कंसर्न कि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज हो रही है और उसका सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो उससे कंसर्न होते हैं। मिडिल मैनेजमेंट क्या होता है, लिंक का काम करता है टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट मैनेजर्स के बीच में। दे and they coordinate, they subordinate, they are subordinate होगा, this is सन मैंने गलती से लिख दिया, सॉरी फॉर दैट। सबऑर्डिनेट टू द टॉप मैनेजर्स एंड सुपीरियर टू द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। ठीक है कि टॉप मैनेजर्स के नीचे आते हैं लेकिन फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के ऊपर होते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज डेवलप बाय द टॉप मैनेजमेंट। मतलब जो भी स्ट्रैटेजीज टॉप मैनेजमेंट बनाते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, उन प्लान्स को कंट्रोल करना, ताकि वो देखना कि वो सारी स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंट हो रही हैं कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन में, उन सबको देखना, ये उनका काम है। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज बाय द फर्स्ट लाइन मैनेजर। मतलब कि जो भी हमारे फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं उनकी सारी एक्टिविटीज को देखते हैं। अब हम बात करते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट की। वो क्या करते हैं, डायरेक्टली जो भी वर्कफोर्स होता है उसके काम को देखते हैं कि वो कैसा कर रहे हैं। जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होते हैं उनके इंस्ट्रक्शंस को पास करते हैं वर्कफोर्स को। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी, की वर्क जो भी परफॉर्म हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, सही हो रहा है, कोई एरर्स तो नहीं है, रिसोर्सेज वेस्ट तो नहीं हो रहे, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जा रहा है। ये सारी चीजों को देखने का काम लोअर लेवल मैनेजमेंट का है। तो गाइस दिस इज इट, आज की इस वीडियो में इतना ही। हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारा बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1 का पार्ट 2 भी आएगा। उसमें हम लोग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी डिस्कस करेंगे एंड जो भी आपके चैप्टर में थोड़ा बहुत जो बचा होगा वो विल बी डिस्कसिंग एंड देन विल बी डन। नेचर ऑफ मैनेजमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड गाइस अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग लर्नर्स अकेडमी एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स। थैंक्स अ लॉट।